नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है अनोखा सरप्राइज। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस समय शाम के 8 बज रहे थे। परिणीता के पति आ चुके थे। उसकी 12 साल की बेटी पढ़ाई कर रही थी और वो खाना बना रही थी। पूरे घर में सुई की आवाज जितनी चुप्पी थी। तभी पड़ोस में रहने वाली रेखा आई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और नई गोल्डन बॉर्डर वाली लाल साड़ी में वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। क्या बात है बुआ, आप तो गजब लग रही हो। परिणीता की बेटी रेखा को बुआ कह करके संबोधित करती थी। है ना? रेखा भी चहकते हुए बोली। क्या बात है रेखा, आज कुछ स्पेशल है क्या? परिणीता के पति मनीष ने कहा। हाँ भैया, आज मेरा बर्थडे है। अभी थोड़ी देर पहले ये केक लेकर के आए तो उसे काटेंगे। मैं भी तो आप तीनों को इसीलिए बुलाने आई हूँ। फिर वो परिणीता को देख करके बोली, भाभी आप ये रोटी छोड़िए, वहीं कुछ खा लीजिएगा। हैप्पी बर्थडे रेखा, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, परिणीता बोली। वो और कुछ भी बोलना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके पति यानी मनीष को उसका बोलना पसंद नहीं आएगा और उनके बीच एक बड़ा झगड़ा होगा। उसने एक लंबी सांस ली और फिर एक पल रुक करके बोल दी, रेखा वो केक कटिंग के लिए मनीष जी और स्वाधा आ जाएगी। अरे पर आप क्यों नहीं आओगी भाभी? आप कभी किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनती हो, इस बार तो आपको चलना ही होगा। रेखा फोर्स करने लगती है। सॉरी, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगली बार देख लूंगी। अरे पर चलो ठीक है, लेकिन अगली बार पक्का है ना? जवाब में परिणीता बस मुस्कुरा करके रह गई। रेखा अपने घर तक भी नहीं पहुंची थी कि मनीष बोलना शुरू कर चुका था। ऐसा भी क्या हो गया तुम्हें जो तुम्हें नहीं जाना है? मैं जानता हूँ ये सब नहीं जाने के बहाने हैं। एक बात बताओ, ऐसा कोई है जो तुम्हें पसंद करता हो या जिसे तुम पसंद करती हो? तुम्हें हर किसी के साथ प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम दुनिया में नहीं तुम में है, लेकिन तुम्हें कोई कहाँ कुछ कह सकता है। ये सब कह करके मनीष अपनी बेटी को लेकर के रेखा के घर चले गए। मनीष के जाने के बाद भी परिणीता अपने आंसू पोंछते हुए रोटी बनाती रही। ऐसे ही आंसू पोंछते पोंछते उसने सारा काम खत्म किया और फिर अपने कमरे में लाइट बंद करके बैठ गई। वो कितनी ही देर बैठी रही और बिना आवाज किए वो मनीष की बातें सोचती रही। हाँ, सच ही तो कहा था मनीष ने उसे कहाँ अच्छा लगता था लोगों से मिलना, पार्टीज करना, सोशल होना। इन सब के उसके लिए मायने जैसे खत्म हो चुके थे। उसे ये सब बेगाना सा लगता था, लेकिन वो खुद तो कभी ऐसी नहीं थी। तो क्या किसी का दोष था जो ऐसी हो गई, या फिर वो खुद दोषी है? ये सब तो वो कभी समझ ही नहीं पाई। उसे समझ में आता था तो बस इतना ही कि वो भी कभी एक जिंदा दिल लड़की हुआ करती थी। ऐसी लड़की जिसके कई दोस्त होते थे। वो जहाँ जाती थी बस रौनक लग जाती थी। उसे दोस्तों के साथ घूमना, मजे करना बहुत पसंद था। उसे सबसे ज्यादा क्रेज अपने बर्थडे का था। 2 महीने पहले से ही एक्साइटेड फील करती थी, लेकिन अब उसे बस अपने जन्मदिन की तारीख याद है, पर उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा उसे कोई मतलब नहीं रह गया था। ये सब सोचते हुए परिणीता को अपना शादी के बाद का पहला बर्थडे याद आया। कितना एक्साइटेड थी वो। इस बार वो तो 3 महीने पहले से ही उस दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन मनीष के मुंह से एक बार भी उसके बर्थडे का जिक्र नहीं आया। उसे लगने लगा वो कोई बड़ा सरप्राइज तैयार कर रहे हैं।
कल परिणीता का बर्थडे था। मनीष को 11 बजे ही किसी का कॉल आ गया था। ऐसे मनीष जल्दी सो जाता था लेकिन आज जाग रहा था, तो परिणीता को लगा कि वो उसे विश करने के लिए जाग रहा है। ये नेचुरल भी था, शादी के बाद का पहला बर्थडे था, तो ये सब एक्सपेक्ट करना नॉर्मल था। समय गुजरा, 12 भी बज गए लेकिन मनीष ने फोन नहीं रखा। परिणीता वेट करती रह गई। 12 से 1 बज गए और 1 से 1:30, लेकिन मनीष ने फोन नहीं रखा। तकरीबन 2:10 हो रहे थे जब परिणीता का पेशेंस जवाब दे गया। बस मनीष जी, बहुत हुआ। परिणीता ने फोन छीन लिया। परिणीता ने फोन जोर से खींचा था, इसलिए फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। मनीष ने पहले फोन को देखा और फिर परिणीता को देखा और फिर एक झन्नाटेदार चांटा परिणीता के चेहरे पर रसीद कर दिया। परिणीता अपने चेहरे पर हाथ रखे खड़ी थी। उसका पहला बर्थडे बन चुका था। ऐसे ही दिन बीतते गए, चीजें होती चली गई। परिणीता जीवन के प्रति और इन सब आकर्षण के प्रति नीरस होती गई। दिन बीतने के साथ उसने अपने घर वालों को बताया तो उसे यही सुनने को मिला कि इन सब का इतना इशू नहीं बनाते हैं, और फिर ये बातें उसके अंदर घर करती है। और फिर धीरे धीरे रिश्तों और अपनों के प्रति भी वही नीरसता बढ़ती गई। अब वो अकेले रहना पसंद करती है, लोगों से जुड़ नहीं पाती है। तो अब वो गलत है, क्योंकि वो सब कुछ सह करके भी उसका हिस्सा नहीं है। उसने खुद को इन सब से अलग कर लिया है। परिणीता कितनी ही देर यही सब सोचती रही। वो ऐसे ही बिना कुछ करे और पता नहीं कितनी देर बैठी रहती है। अगर दरवाजा बजने की आवाज उसके कानों में ना पड़ती, वो समझ गई कि स्वाधा और मनीष रेखा के यहाँ से आ चुके हैं। वो अपने कमरे से बाहर निकल करके किचन की ओर बढ़ गई। बेटी और पति के लिए दूध गर्म करना था। कल मेरी ऑफिस के स्टाफ की पार्टी है, तुम्हें चलना होगा, और इस बार अगर तुम इंटरेक्ट नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और प्लीज कुछ ढंग का पहन लेना। तुम जानती हो मेरी बात तुम ना मानो, मुझे यह पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ वो सब करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता। वो दूध पतीले में डाल रही थी कि उसके कानों में ये शब्द पड़े और 1 मिनट के लिए उसकी रूह कांप गई। घर के पास में बने मंदिर की घंटी और परिणीता के मोबाइल का अलार्म साथ में ही बजता था। सुबह के यही कोई 5:10 ही होते थे कि पास के मंदिर में कोई शिव जी को जल अर्पण करने आ जाता था, और वो जब घंटा बजता था तो परिणीता अपना बिस्तर छोड़ देती थी। ऐसे तो परिणीता 5 बजे का अलार्म भरती थी, लेकिन उस मंदिर की घंटी बजते बजते वो उठ चुकी होती थी। यही 5:10 जब उसके घर में कोई उठा भी नहीं होता था, उसके काम शुरू हो जाते थे। वो सुबह जानबूझ करके भी जल्दी उठती थी, क्योंकि ये भोर ही उसे अपनी मालूम पड़ती थी। इस समय ही वह घर की साफ सफाई से लेकर के गार्डन में पानी डालना, नहाना, पूजा करना, घर को धूप दिखाना जैसे सारे काम उसके पति और बच्ची के उठने से पहले कर लेती थी। घर की साफ सफाई करके चाय बना करके वो अपने घर के बाहर बने छोटे से गार्डन में बैठ जाती थी। उसे अपने बगिया में उगे फूलों को देख करके बड़ा अच्छा लगता था। उसे ये फूल उसको देख करके मुस्कुराते थे। ऐसा लगता था कि मानो कहीं तो कोई उसकी मेहनत को देख उसका अभिवादन कर रहा है। आज भी वो ये सब कर अपनी पूजा करने के बाद गीले बालों के लिए घर के आंगन में चिड़ियों को दाने दे रही थी कि स्वाधा की आवाज उसके कानों में पड़ी। मम्मा, आप उठ गए? वो परिणीता को पीछे से पकड़ करके खड़ी हो गई। जब आप सो रहे थे, उसने बड़ी ही आत्मीयता से जवाब दिया। आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हो? मैं तो 7 बजे के पहले उठ ही नहीं पाती। कोई बात नहीं, आपकी मम्मा है ना, आपके लिए। उसने आकर के सिर सहलाया उसका। मम्मा, आज भी आपका सारा काम हो गया, साफ सफाई भी? हाँ बेटा, हो गया। लेकिन आप इतनी जल्दी उठ कर क्यों करते हो? बाद में भी तो कर सकते हो ना। नहीं बेटा, मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि घर की साफ सफाई सुबह जल्दी ही कर लेनी चाहिए। घर में बरकत रहती है और घर नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहता है। परिणीता और स्वाधा के बीच रोज सुबह सुबह इस
तरह की बातें हुआ करती थी, जहां पर वो अपनी बेटी को अपने कल्चर से जुड़ी बातें बताया करती थी। परिणीता का सुबह उठ करके काम करने का एक रीजन यही भी था कि यही कुछ मिनट स्वाधा उसकी गोद में बैठ करके दुनिया भर की बातें किया करती थी। चलो आज बहुत बातें हो गई, अब तुम्हें स्कूल के लिए रेडी भी होना है और जाओ अपने पापा को भी उनकी मिट्टी दे करके उठाओ। परिणीता ने स्वाधा को गोद में से हटाते हुए कहा। ओके मम्मा, वो खुश हो करके बोली और मटकते हुए वहां से चली गई। परिणीता ने खुद को अपने घर में इस तरह से रमा लिया था कि इस घर में ही उसे अपनी पूरी दुनिया महसूस होती थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें सूनी लग, जैसे कुछ तो अधूरा है जिसे पूरा होते देखने को उसकी आंखें न जाने कब से तरस रही हैं। एक अधूरापन उसे खुद से हर पल महसूस होता था, जिसके कारण उसने खुद को घर में और इसके कामों में रमा दिया था। एक लड़की की जब शादी होती है तो उसके बाद उसे अपनी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपने पति में ही नजर आती है। ऐसा ही परिणीता के लिए भी था, लेकिन मनीष के लिए प्यार और सम्मान शब्द के कोई मायने नहीं थे। उसके लिए परिणीता समाज को दिखाने वाली एक वस्तु मात्र थी, जो कि उसके घर को संभालती थी और रात में उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। मनीष परिणीता पर अपना एकाधिकार समझता था। परिणीता को शुरू शुरू में ये अधिकार अपनापन लगता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे मनीष का बर्ताव बुरे से बदतर होने लग गया। उसके लिए परिणीता की बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। वो जो कह दे वो होना ही चाहिए, और अगर परिणीता थोड़ा भी ना नुकुर करे तो वो सीधे हाथ उठा देता था। अब ये था कि परिणीता ने घर को स्वर्ग बना दिया था। वो एक कुशल गृहिणी थी, वो हर काम में पूर्ण थी। मनीष कोई भी काम उसे एक बार कहता था और वो कर देती थी। ऐसा करने पर मनीष का ईगो तो सेटिस्फाइड हो जाता था, लेकिन परिणीता चुप हो जाती थी। अब उसके लिए खुद का वजूद खत्म होते नजर आ रहा था। उसके घर में वही खाना बनता था जो मनीष और स्वाधा को पसंद था। वो वही कपड़े पहनती थी जो मनीष को पसंद थे। यहाँ तक कि कभी कभी उसके मुंह से निकले शब्द भी उसके खुद के नहीं होते थे। अब इस सब की परिणीता को आदत सी हो गई थी और ये सब करना उसे उसकी ड्यूटी लगती थी, जिसे करने के लिए वो जी रही थी। इस समय शाम के 5 बज रहे थे। स्वाधा ट्यूशन से आ चुकी थी और परिणीता ने उसे तैयार होने को कह दिया था और खुद भी तैयार होने लगी थी। मनीष ने 6 बजे तक घर आने को कहा था। उसने मनीष के कपड़े निकाल दिए थे और खुद के पहनने के लिए कोई साड़ी देखने लगी। ऐसे तो परिणीता जानती थी कि मनीष की पसंद क्या है, लेकिन फिर भी वो डर रही थी। उसकी अंदर से धुक धुक चालू थी। उसे लगने लगा था कि कहीं जो उसने पहना वो मनीष को पसंद नहीं आया तो। वो कितनी ही देर अलमारी के आगे खड़ी रही और बहुत सोचने के बाद एक ब्लैक कलर प्लेन साटन की साड़ी और हेवी वर्क वाला ब्लाउज निकाल करके बाहर रख दिया। कुछ 20 मिनट के बाद वो पूरी तरह से तैयार थी। वो गजब की सुंदर लग रही थी। उसके गोरे बदन पर काला रंग बहुत उठाव दे रहा था। उसने हल्का मेकअप किया था और बालों को क्लच लगा करके छोड़ दिया था। वो जैसे ही तैयार हो करके हटी, उसे मनीष की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो आ चुका था और साथ में परिणीता के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये बात से तो शायद परिणीता भी अवगत नहीं थी, लेकिन मनीष का घर पर नहीं होना उसे सुकून देता था। पापा देखो, मैं और मम्मा तैयार हो गए हैं। मनीष के अंदर आते ही स्वाधा चहकी। हाँ, उसने बस इतना कहा और बेडरूम की ओर बढ़ गया और फिर अंदर जाकर के वॉशरूम में चला गया। वो वॉशरूम से बाहर आया कि परिणीता उसके सामने पानी लेकर के खड़ी थी। उसने एक नज़र परिणीता को देखा और फिर पानी का गिलास ले लिया। आप तैयार हो जाइए, आपके कपड़े निकाल दिए हैं। हाँ, मनीष ने जवाब दिया और परिणीता वहां से जाने लगी। रुको, वो कुछ कदम चली ही थी कि उसने उसे रोक दिया। उसे
अब डर लगने लगा था कि अब उसने क्या गलत कर दिया। जी ओ पलटी, तुम्हें लोगों को अपने पीछे घुमाने में बहुत मजा आता है ना, इसलिए इतना बन ठन करके जा रही हो। चाहती तो एक सिंपल सा सूट पहन लेती, लेकिन नहीं, तुम जानती हो साड़ी में तुम ज्यादा अच्छी लगती हो, इसलिए यही पहना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो दिखाना है मुझे दिखाओ, लेकिन रात में तो तुम्हें नखरे आते हैं और अब सजना है। मनीष की बात सुन करके उसे हैरत तो नहीं हुई, लेकिन न चाह करके भी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और एक सवाल जो उसके अंदर कौंध गया, क्या वो इतनी गई गुजरी है कि उसे ये सब जाओ जा करके चेंज करो। मनीष ने ये कहा और फिर वो बाहर चला गया। उसके जाते ही परिणीता एकदम से पलंग पर बैठ गई और फिर उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। उसने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए और कुछ सिसकियों के बाद खुद को संभाला और फिर अलमारी में से एक कॉटन का सूट निकाल करके पहन लिया। परिणीता फिर भी खूबसूरत ही लग रही थी, क्योंकि उसकी आत्मा खूबसूरत थी और ये खूबसूरती उसके चेहरे पर झलक ही जाती थी। यह किसी 5 स्टार होटल का एक बड़ा सा हॉल था, जिसे किसी की पार्टी के लिए डेकोरेट किया गया था। इस पार्टी में 50 से 60 लोग थे जो इस पार्टी का हिस्सा बने हुए थे। इस हॉल के एक हिस्से को लाल और व्हाइट रोज से सजाया गया था। उस पूरे हिस्से में फ्रेश गुलाब की खुशबू महक रही थी और बीचों बीच में एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। उस केक के सामने एक अधेड़ उम्र दंपत्ति खड़े थे, जिसकी उम्र 50 से 55 के बीच में रही होगी मालूम पड़ रही थी। इस दंपत्ति की मैरिज एनिवर्सरी में मनीष परिणीता और स्वाधा को लेकर के आया था। यह मिस्टर और मिसेज जिंदल थे, जो अपनी 25वीं सालगिरह मना रहे थे। उनके चेहरे को देख करके लग रहा था कि इन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के 25 साल बहुत ही संजीदगी के साथ गुजारे हैं और ये दोनों तन से ही नहीं मन से भी एक हैं। मिस्टर जिंदल मनीष के बॉस थे। उन्हें मनीष का काम बहुत पसंद था। कभी कभी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व घर और काम की जगह दोनों पर अलग अलग होता है, ऐसा ही मनीष भी था। वो अपने काम में बहुत अच्छा था और उसे अपनी इमेज की बहुत परवाह थी, इसलिए वो ऑफिस से रिलेटेड हर पार्टी में परिणीता को लेकर के जाता था और वहाँ एक परफेक्ट हस्बैंड होने का परफेक्ट रोल प्ले करता था। चेहरे से मुस्कुराहट हटनी नहीं चाहिए और अगर जरूरत लगे तो तारीफ कर देना। तुम जानती हो तुम्हें क्या क्या बोलना है। मनीष परिणीता का हाथ पकड़े हुए हाल में सबको देख करके मुस्कुराते हुए दबे शब्दों में परिणीता से ये सब कह रहा था और जवाब में परिणीता मुस्कुरा रही थी। वो उसे लेकर के मिस्टर और मिसेज जिंदल के पास ले गया। अपने हाथ में पकड़ा गुलदस्ता उनके आगे करते हुए बोला, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बेस्ट कपल ऑफ माई लाइफ। इस समय मनीष एक अलग ही इंसान नजर आ रहा था। जो मनीष घर पर बामुश्किल हंसता था, वो इस समय कोलगेट का ब्रांड एम्बेसडर लग रहा था। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर एंड मैम। परिणीता ने सधी हुई आवाज में उन दोनों को विश किया और फिर साथ में लाए हुए गिफ्ट का पैकेट उनके सामने रख दिया। मनीष भाई, तुम्हारी वाइफ तो बहुत प्यारी है, कहाँ से ले आए हो ये कोहिनूर? मिसेज जिंदल ने कहा और वो इस समय अपनी पारखी नजरों से परिणीता के चेहरे को देखे ही जा रही थी। लेकिन आपसे ज्यादा सुंदर तो मुझे इस पूरे हाल में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, मनीष ने हल्के से फ्लर्ट करने वाले लहजे में कहा। भाई, ये बातें तो तुमने बिल्कुल सही कही है। हमारी श्रीमती की सुंदरता में कोई तोड़ नहीं है। यूं ही नहीं, आज भी हमें अपना कायल बना रखा है, मिस्टर जिंदल ने कहते हुए ठहाका लगा दिया और मिसेज जिंदल शर्मा। वैसे सर, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, इस उम्र में भी आप दोनों न्यूली मैरिड कपल को मात दे देते हो। इसकी टिप्स मुझे भी दे दीजिए ताकि मैं भी अपनी बेगम साहिबा को खुश रख सकूं। क्या कहती हो, बता दूं? मिस्टर जिंदल ने मिसेज जिंदल को छेड़ते हुए कहा। आप भी ना गजब करते हो, वो नकली गुस्सा होते हुए बोली। देखो भाई मनीष, हमारा तो एक ही फंडा है, हमारी लाइफ का बीबी के लिए भले ही बिस्तर में गुलाब ना ला करके दो, पर सुबह एक कप चाय ही बिस्तर पर दे दो,
भले ही उसे वीकेंड पर घुमाने ना ले जाओ, लेकिन कभी कपड़े धुलवा दो तो कभी गार्डन साफ करवा दो, और भले ही कभी लॉन्ग ड्राइव पर ना ले जाओ, लेकिन वीकेंड की एक रात उसके सर की मालिश करते हुए पूरे हफ्ते की अच्छी बुरी बातें सुन लो। देखो मियाँ, ये जो बीबियां होती हैं ना, ये ना दुनिया की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल खुशी होती हैं, जिसके साथ इन छोटे छोटे एफर्ट लगा करके तुम दुनिया भर की खुशी पा सकते हो। वैसे एक बात बताऊं, अगर तुम ये सब ना भी करो ना, तो भी ये बीबियां बिना कोई शिकायत किए तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर के लिए अब करेंगी, लेकिन फिर वो जीवंत एहसास ना हो करके एक लाश हो जाएंगी, बिल्कुल एक मशीन की तरह, जो तुम्हारे सारे काम पर टाइम पर कर देंगी बजाय एहसासों के। मिस्टर जिंदल ये सब बोल रहे थे और वहां आसपास खड़े सभी उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। परिणीता बामुश्किल अपने आंसू रोके खड़ी थी, लेकिन फिर उसकी आंखें पनीली हो चुकी थी, जो मिसेज जिंदल ने नोटिस कर ली थी। जैसे ही मिस्टर जिंदल ने बोलना बंद किया, वैसे ही सब ने एक साथ तालियां बजा दी। बिल्कुल सही कहा आपने सर, एक हस्बैंड को अपनी बीबी के साथ बिल्कुल इसी तरह पेश आना चाहिए। बल्कि सच कहूं तो मैं भी हर पल परी को खुश रखने की कोशिश करता रहता हूं, मनीष ने जोश के साथ कहा, और फिर धीरे से सबकी नजर बजा करके परिणीता का हाथ जोर से दबा दिया। हाँ सर, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मनीष जी जैसे हस्बैंड मिले। ये कोई भी कोशिश नहीं छोड़ते हैं मुझे खुश करने की, और इन्हें सरप्राइज देने के लिए किसी ओकेशन की जरूरत नहीं होती है। आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ। परिणीता अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर कोई तो था जो उसके आंखों के सूनेपन को बखूबी नोटिस कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह मनीष अपने काम में परफेक्ट है, उसी तरह वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक अच्छे इंसान साबित होते होंगे, मिस्टर जिंदल ने जवाब दिया। अब परिणीता को खुद पर कंट्रोल खो रहा था। उसे लग रहा था कि वो कभी भी रो देगी, इसलिए वो बाथरूम का बहाना बना करके वहां से चली गई। यहाँ वो जगह थी जहाँ परिणीता खुल करके अपने भावों को प्रकट कर सकती थी, इसलिए वो बिना किसी दिखावे के बस फूट फूट करके रोने लगी। फिर उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर पानी मुंह पर डाल करके खुद को नॉर्मल करने लगी। परिणीता, ये मिसेज जिंदल हैं, जो उसके पीछे पीछे वॉशरूम में आ गई थी। मैम, तुम रो रही थी ना? मिसेज जिंदल के सवाल, तुम रो रही थी ना, पर परिणीता चौंक करके उन्हें देखने लगी। तो मिसेज जिंदल ने अपना अगला सवाल दागा, तुमने बाहर जो कुछ भी कहा वो सब झूठा था ना? अब की बार परिणीता निशब्द हो गई। अब उससे कुछ और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो बस पनीली आंखें लिए मिसेज जिंदल को देख रही थी। मैं सच कह रही हूँ ना, वो सब झूठा था ना? मिसेज जिंदल इस बार उसकी आंखों में आंखें डाल करके पूछ रही थी। वो चुप हो करके उसने आंखें नीची कर ली। आओ मेरे साथ। मिसेज जिंदल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम के पीछे वाले रास्ते में हॉल के पास बने टेरेस पर ले गई। यह टेरेस भी उस हॉल का एक हिस्सा ही था। यहाँ भी पार्टी में आए कुछ लोग घूम रहे थे और उन्हें सर्व करने के लिए वेटर भी कोल्ड ड्रिंक, पानी और स्टार्टर लिए घूम रहे थे। यहाँ बैठो। मिसेज जिंदल ने उसका हाथ छोड़ा और उसे वहां पर लगे गोल मेज और चेयर पर बैठने को कहा। परिणीता बिना कुछ बोले बैठ गई। मिसेज कुछ पल को उसे देखती रही और फिर उसके आगे पानी का ग्लास करते हुए बोली, पियो इसे। इस बार भी उसने बिना कुछ बोले पानी का ग्लास ले लिया और फिर कुछ घूंट पानी पी करके गिलास वहीं रख दिया। उसका बर्ताव ठीक नहीं था ना? उन्होंने फिर पूछा। ये ऐसा कुछ नहीं है। बामुश्किल वो सिर्फ इतना ही बोल पाई। परिणीता का जवाब सुनकर मिसेज जिंदल मुस्कुरा दी, लेकिन परिणीता अब भी बिना कुछ बोले शून्य में ही देख रही थी, मानो उसे यहाँ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। देखो परिणीता, तुम कितना ही झूठ बोल लो, मैं जानती हूँ जो कुछ भी उसने और फिर तुमने बताया है,
ऐसा बर्ताव वो तुम्हारे साथ नहीं करता है, बल्कि मैं तो ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो तो तुम्हें उतना भी रेस्पेक्ट भी नहीं देता जितनी एक इंसान को दूसरे इंसान को देनी चाहिए। मिसेज जिंदल की बातें परिणीता को सरप्राइज कर गई थी, क्योंकि आज तक किसी ने उसमें ये सब नहीं कहा था। खैर कुछ सालों से तो उसने अपने दर्द और तकलीफों के बारे में लोगों से बात करना छोड़ दिया था, लेकिन जब वो करती भी थी तो उसे यही सब सुनने को मिलता था कि अगर शादी को सफल बनाना है तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, और ये एडजस्टमेंट एक औरत को ही करना होता है, क्योंकि एक आदमी बाहर जाता है, बाहरी दुनिया से जूझता है और घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे कमा करके लाता है। वो पहले से ही परेशान रहता है, तो एक औरत को चाहिए कि वो उसका ध्यान रखे, और अगर वो गुस्से में कुछ कह भी दे तो हंस करके उसे भुला दे। परिणीता ने अपनों की इन बातों को अपने जेहन में बिठा लिया था, लेकिन वो भूल गई थी पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, और एक शादी को सफल बनाने के लिए सबसे अहम एक दूसरे का सम्मान करना होता है। लेकिन यहाँ कोशिश बस परिणीता की तरफ से की जा रही थी, और वो इसके लिए अपनी रूह को भी मार चुकी थी। परिणीता को मिसेज जिंदल की ओर सवाल भरी नजरों से देख रही थी, मानो पूछ यही सोच रही हो ना कि ये सब मुझे कैसे पता लगा। तुम्हें पता है परिणीता, एक शादीशुदा औरत खुश है या नहीं ये उसकी आंखें बता ही देती हैं। आप कितना ही झूठ बोलो, लेकिन आपकी आंखें आपकी चुगली कर ही देती हैं। तुम्हारी आंखों की चमक कहीं खो सी गई है। तुम्हारी ये सूनी आंखें तुम्हारे अंदर भरे हुए सूनेपन को बखूबी बयां कर देती हैं। ये सब तो कोई भी अनुभवी आंखें परख सकती हैं। और फिर मैं तो हफ्ते भर में कई ऐसे केसेस देखती हूँ। मैं एक एनजीओ जो चलाती हूँ, जहाँ अपनों से सताई हुई महिला, अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खोई महिला आती हैं। कुछ तो बुरी तरह से मारपीट का शिकार हुई होती हैं। हम उन्हें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। परिणीता मिसेज जिंदल की बातें ध्यान से सुन रही थी। बहुत समय बाद ऐसा हो रहा था कि वो किसी की बातें कनेक्ट हो करके सुन पा रही थी। तुम्हें पता है परिणीता, उनमें और मुझमें एक बात कॉमन है, वो ये है उनकी तरह तुम्हारी भी आंखों की चमक कहीं खो सी गई है, लेकिन फिर भी तुम उनसे अलग हो, बहुत अलग। तुम्हारी आंखों में सूनेपन के साथ एक आग है जो ठंडी पड़ चुकी है। मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि तुम शादी के पहले एक बोल्ड, अपने फैसले लेने वाली लड़की रही होगी, जिसे समाज ने अपने बनाए नियमों के नीचे दबा दिया। परिणीता को मिसेज जिंदल का उसका बार बार यूं नाम लेना अच्छा लग रहा था। ये उसे खुद के होने का एहसास दिला रहा था। वो उसकी बातें पूरी तन्मयता से सुन रही थी। देखो परिणीता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हारे अंदर ठंडे पड़ चुकी आग की चिंगारी दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तब तक नहीं कर सकती जब तक तुम खुद की मदद नहीं करना चाहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पहल तो तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हें पता है औरतें अपने साथ गलत हो रहे बर्ताव के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा पाती हैं? क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाती हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। वो ये नहीं समझ पाती हैं कि खुश रहना उनका अधिकार है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले खुद को ये यकीन दिलाना होगा कि तुम्हारे साथ जो ये हो रहा है, और अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा करके रिश्ता बचता नहीं है, बल्कि खोखला हो जाता है, जैसे कोई लंबे समय से पड़ी लाश जिसके पास सड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। मिसेज जिंदल परिणीता को देख करके ये सब बोले जा रही थी, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि वो जो कुछ वो बोल रही हैं वो परिणीता समझ भी पा रही है या नहीं। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तुम्हें खुद को इन सब से बाहर निकालना होगा, और पहल तुम्हें ही करनी होगी। मिसेज जिंदल ने परिणीता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। तो परिणीता ने कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला कि तभी वहां पर मिस्टर जिंदल और मनीष आ गए। तुम तो वॉशरूम गई थी ना? मनीष को परिणीता और मिसेज जिंदल को साथ में देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, वो ये वहां से आ रही थी कि मैं इसे यहाँ ले आई। अब हम आप लोगों के बीच क्या करते? तो हम यहाँ आकर के बैठ गए।
क्यों परिणीता? जवाब में परिणीता बस मुस्कुरा दी। अच्छा किया आपने मैम, वैसे भी वो फिर यहाँ बोर हो करके रूठ जाती तो इसे मनाने में काफी मेहनत करनी पड़। मिसेज जिंदल मनीष का कबरब देख फीकी हंसी हंस दी। वैसे मैं क्या कह रही थी ललित, किसी दिन आपके एम्प्लॉय को मेहमान नवाजी का मौका दें, किसी दिन परिणीता के हाथ का खाना चखें। मिसेज जिंदल ने मिस्टर जिंदल से कहा, किसी दिन क्यों, आप कल ही आ जाइए। पता नहीं कैसे पर परिणीता बीच में बोल दी। परिणीता को ऐसे बिना मनीष से बात करे इनविटेशन देते देख मनीष एक पल के लिए परिणीता को घूर करके देखने लगा और फिर दूसरे ही पल हंसते हुए बोला, बिल्कुल आप लोग कल ही आ जाइए। चलिए फिर हमारी बेगम साहिबा का मन है तो आते हैं। मिस्टर जिंदल ने मिसेज जिंदल को कंधे पकड़ते हुए कहा, मोस्ट वेलकम सर एंड मैम। मनीष मुस्कुराया। मनीष और परिणीता वापसी कर रहा था। मनीष गुस्से में बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और वो इन सब बातों से अनजान बस मिस्टर जिंदल की बातें सोच रही। सच ही तो कहा उन्होंने, मैं कितनी बिंदास हुआ करती थी पहले, कितने दोस्त हुआ करते थे मेरे। मूवी रिलीज होती नहीं कि मैं देखने चली जाती थी। दोस्तों की तो पूरी गैंग थी मेरी, सबकी जान बसती थी मुझ में। कितना अच्छा था सब कुछ। आज सब कुछ सोचती हूँ तो किसी सपने जैसा लगता है। तो क्या मैं फिर से खुल करके जी सकती हूँ? लेकिन मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे जॉब करनी होगी? लेकिन मैं तो केवल ग्रेजुएट हूँ और शादी के 14 साल हो गए हैं, कभी घर के अलावा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला पहल करो तो कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट देखना होगा। लेकिन क्या? और मनीष ये तो कभी नहीं मानेंगे। और फिर वही सब जो उनकी बात नहीं मानने पर होता है वही होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शायद खुद के लिए जीना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं। मिसेज जिंदल की बातें परिणीता के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। उसका मन इस समय गर्मी में तपती उस भूमि के जैसा हो चुका था जो लंबे समय से वर्षा का इंतजार कर रहा हो। ऐसे में मिसेज जिंदल की बातें बारिश की उन बूंदों के जैसे थी जो तपती भूमि पर पड़ उसे ठंडक देती। आज बहुत दिनों के बाद उसे खुद के होने का एहसास हुआ। आज बरसों बाद उसका खुद का वजूद फिर से उसके सामने आया। वो तो ये सोचने लगी थी कि उसका कोई वजूद है ही नहीं, लेकिन अब उसे अपने वजूद पर फिर से गुमान करने का मन करने लगा था जैसे वो पहले किया करती थी। लेकिन इस समय भी उसका एक पत्नी होना, एक गृहिणी होना, उसके स्त्री होने पर, उसके परिणीता होने पर भारी था। वो कार की खिड़की पर अपना सर रखे बाहर से आ रही हवाओं को महसूस कर रही थी। ये जो वो इस समय महसूस कर रही थी, ये एहसास तो बरसों बाद उसके मन को भिगो रहा था और उसे वो सुकून दे रहा था जिसका होना तो वो शायद भूल ही चुकी थी। घर आ चुका था। परिणीता वहीं खिड़की पर सर रखे सो चुकी थी। मनीष ने कार खोल करके एक पल उसे सोते देखा और फिर जोर से दरवाजा खोल करके उसे जोर से बंद कर दिया, जिससे परिणीता झटके से उठ गई, मानो वो एक हसीन ख्वाब से हकीकत में वापस आ गई हो। उसने अपने बाल संवारे और मनीष के पीछे पीछे सोई हुई स्वाधा को गोद में लेकर के घर में आ गई। क्या बात कर रही थी वो जिंदल की बीबी तुझसे? वो स्वाधा को बिस्तर पर सुला रही थी कि मनीष ने पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही इधर उधर की बातें। परिणीता मनीष को जानती थी, इसलिए उसे मनीष के पूछने और मिसेज जिंदल को इस तरह संबोधित करने पर आश्चर्य नहीं लगा। उस औरत को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो इधर उधर की बात करने वाली औरत नहीं है। तुम्हें भी कुछ पट्टी पढ़ाई होगी। मनीष को बोलने का लहजा इतना कड़क था कि परिणीता की आंखों में डर तैरने लगा और थोड़ी देर पहले जो उसने खुद को खुद से मिलाया था वो खुद फिर से कहीं खो सी गई। कुछ नहीं, उन्होंने सच में नॉर्मल ही बातें की और कुछ नहीं कहा। वो खुद को सामान्य दिखाने की भरसक कोशिश कर रही थी। हाँ, उससे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। जी, परिणीता कैसे भी करके इस टॉपिक को खत्म करना चाहती थी। मिसेज जिंदल की बातों ने उसके मन में एक चिंगारी सुलगाती थी जिसके बारे में वो मनीष को पता नहीं लगने देना चाहती थी। और किससे पूछ करके तुमने उसे खाने पर इनवाइट किया? मनीष के
इस सवाल पर परिणीता कुछ पल के लिए ब्लैंक हो करके रह गई और फिर जब उसे मनीष की चुभती निगाहें महसूस हुई तो उसने थूक गटका और फिर हिम्मत करके बोली, ओ आपका प्रमोशन अटका हुआ है, तो ऐसे में आपके उनसे रिलेशन और बेहतर हों, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया है। परिणीता के इस जवाब कि मनीष को उम्मीद नहीं थी। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, मानो बात की सत्यता परख रखा हो। शादी के इतने सालों में उसे परिणीता पर विश्वास हो चला था। वो जानता था वो कभी भी उसके बोलना तो छोड़ो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो कभी भी परिणीता से नरमी से पेश आना अपनी शान के खिलाफ समझता था। हाँ ठीक है, लेकिन उस औरत के सामने अपना मुंह ज्यादा मत खोलना। मैं उसे और उसके काम को अच्छे से जानता हूँ। उसने सख्ती के साथ परिणीता का हाथ जोर से पकड़ लिया। ये मनीष का परिणीता को डराने का तरीका था। उसके हाथ भर पकड़ने से परिणीता अंदर तक दहल जाती थी। वो अब तक समझ चुकी थी कि अगर उसने मनीष की बात नहीं मानी या टाली तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए परिणीता को हद से बेहद तक परेशान करता था, और वो इस बात का विरोध करने के लिए किसी से कुछ कहती तो उसे यही सुनने को मिलता, वो पति हैं तुम्हारे, उनकी बात मानना तुम्हारी ड्यूटी है। मनीष को बात मानते हुए परिणीता ने अपना सिर हिलाया और अपना फोन उठाते हुए वहां से जाने लगी तो मनीष ने उसके हाथ से फोन ले लिया और बोला, उसने अपना नंबर तो तुम्हें दे ही दिया होगा, है ना? नहीं, नंबर नहीं दिया है। झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मैं बार बार कह रहा हूँ उससे ज्यादा मेल जोल मत बढ़ाना। परिणीता सिर हिला करके बिना कुछ बोले वहां से चली गई। घड़ी की सुइयों की टक टक की आवाज आ रही थी। आवाज रात के गहराने का सबूत दे रही थी। मनीष और स्वाधा को नींद लगे समय हो चुका था, लेकिन परिणीता उसकी आंखें तो जैसे नींद तक जाने का रास्ता ही भूल चुकी थी। उसके दिमाग में मिसेज जिंदल और मनीष के बोले गए शब्द ही किसी चलचित्र की तरह चल रहे थे। मनीष की बातों ने मिसेज जिंदल की छेड़ी चिंगारी लगभग पूरी तरह से बुझा दी थी। एक हिम्मत जो मिसेज जिंदल ने उसे दी थी वो मनीष के वजूद के आगे दब चुकी थी। आज मिसेज जिंदल को आना था, इसलिए परिणीता सुबह से काम करने में लगी हुई थी। मनीष के ऑफिस और स्वाधा के स्कूल जाने के बाद उसने घर के सारे काम फटाफट निपटा लिए थे और उसके बाद घर को चमकाने में लगी हुई थी। हाल में रखे हुए दोनों गमलों में उसने अपने गार्डन में ताजे फूल तोड़ करके लगा दिए थे। कमरे में लगे पर्दों और सोफे के कवर को रंगों को दीवारों के रंग के हिसाब से बदल दिया था। घर के गेट पर हाथ से बनी बांधवार लगाई और घर के लगभग सभी कमरों को रूम फ्रेशनर से सुगंधित कर दिया था। स्वाधा के घर आने तक वो सारा काम कर चुकी थी और उसके आने के 1 घंटा पहले किचन में चली गई थी। आज वो स्कूल जाने के पहले ही फरमाइश करके गई थी, मम्मा आज लंच में मेरे लिए पाव भाजी बनाना। आपके हाथ की पाव भाजी बहुत यमी होती है और फिर आज नकुल भी आएंगे तो वो भी खा लेंगे, उसे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। स्वाधा की इस फरमाइश पर वो हंस करके रह गई थी। स्वाधा को इस तरह से फरमाइश करते देख करके परिणीता का मातृत्व तो अपने चरम पर आ पहुंचा था और वो स्वाधा के लिए अपना सब कुछ नेछावर करने के लिए तैयार रहती थी। वाह मम्मा, आज कोई आने वाला है क्या? घर तो एकदम जगमग कर रहा है। स्वाधा घर में घुसते ही चहकी, पापा के बॉस और उनकी पत्नी आ रही हैं लेकिन अभी तो नकुल आने वाला है और पापा तो उसे घर में भी नहीं घुसने देते हैं। फिर अब स्वाधा के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी थी। वो लोग अभी नहीं डिनर के लिए आएंगे और पापा भी रोज के समय पर ही आएंगे। सच ना मम्मा? उसने परिणीता की कमर में दोनों हाथ डालते हुए बोला। हाँ, जा करके चेंज कर कपड़े, तेरे लिए पाव भाजी बनाई है। मम्मा आप दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो। आई लव यू सो मच मम्मा। स्वाधा एक बार फिर परिणीता से चिपक गई और स्वाधा को चहकते देख करके परिणीता की सुबह से लेकर के अभी तक की सारी थकान खत्म हो चुकी थी। स्वाधा कमरे में जा करके चेंज करने लगी और परिणीता उसके लिए खाना लगाने लग गई। नकुल परिणीता के पड़ोसी का बेटा और नकुल का अच्छा दोस्त था। वो
ओ और नकुल एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उन दोनों के काफी अच्छी दोस्ती थी। ओ और नकुल स्कूल अक्सर साथ में पढ़ाई करते थे और बच्चे हुए समय में कभी गप्पे मारते, कभी वीडियो गेम, कैरम, लूडो और भी अलग अलग गेम खेला करते थे। यह सब तब होता है जब तक मनीष घर पर नहीं होता था। मनीष को स्वाधा का नकुल के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था और वो जब भी उन दोनों को साथ देखता तो उसका गुस्सा स्वाधा और परिणीता पर निकलता था। स्वाधा अब 12 साल की हो चली थी और वो ये सब समझने लगी थी कि इसलिए मनीष के आने तक वो नकुल के साथ पढ़ाई कर या खेल चुकी होती थी। स्वाधा ओ चिड़िया, ये नकुल था और मेन गेट खोल अंदर आते हुए आवाजें लगा रहा था। नकुल की आवाज सुन करके स्वाधा मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उन दोनों की हमेशा की तरह प्यार भरी नोक-झोंक शुरू जी होने वाली थी। क्या हुआ बंदर, ऐसे क्यों चीख रहा था? सीधे अंदर नहीं आ सकता क्या? स्वाधा हाल में टीवी चलाते हुए बोली। तूने चेंज कर लिया ना, आज मैथ का बहुत सारा वर्क करना है और मेरा भी तू ही करेगी। कुछ समझ नहीं आता है, वो हाल में घुसते हुए बोला। इतना चीख क्यों रहा है? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे। वो रिमोट हाथ में लेती हुई बोली। अरे कहाँ, अभी तो मुझे आंटी के हाथ की पाव भाजी खानी है, उसमें भी तो समय लगना है। वो हाल में से किचन की ओर बढ़ते हुए बोला। ये भुक्खड़ पढ़ने आया था और किचन में चला गया, अब मम्मा को मक्खन लगाएगा। नकुल के किचन में जाते ही स्वाधा बड़बड़ाई। आंटी कैसी हो आप? वो किचन में बने स्लैब पर बैठते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है मेरा बच्चा? उसने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। मैं एकदम मस्त और आपके हाथ का खाना खा करके मोटा ताजा हो जाऊंगा। जा करके हाल में बैठ, मैं लाती हूँ। आंटी वो एक परमिशन चाहिए। नकुल के चेहरे पर मनोवार थी। कहाँ जाना है? परिणीता उसकी बात समझ गई। मेरा कल बर्थडे है तो पापा ने रॉयल ब्लू में पार्टी रखी है, आप स्वाधा को भेज देना ना। नकुल की बात सुन करके वो चुप हो गई। उसे पता था पार्टी में लेट हो जाएगा और फिर मनीष स्वाधा पर अपना गुस्सा निकालेंगे। मम्मा मेरा भी जाने का मन है। स्वाधा भी वहां आकर के खड़ी हो गई। लेकिन बेटा वहां बहुत लेट हो जाएगा और तेरे पापा। मनीष का जिक्र सुन करके स्वाधा चुप हो गई, मानो जानती हो कि अब उसे परमिशन नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, इतना बोल वो चुप हो गई। 9 बजे से ज्यादा देर मत करना। स्वाधा उसकी कमजोरी थी। उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए वो मनीष की नाराजगी झेल सकती थी। मतलब आपने हाँ कर दी? स्वाधा उससे चिपकते हुए बोली। अब मेरी गुड़िया को जाना है तो मम्मा मना कैसे कर सकती हैं? लेकिन पापा, उसके दिलो दिमाग में मनीष का डर बैठा हुआ था। मैं उन्हें मना लूंगी। उसने बोल तो दिया था, लेकिन वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो मनीष को क्या और कैसे बोलेगी। परिणीता की बात से नकुल और स्वाधा दोनों खुश हो गए थे और खुशी खुशी पाव भाजी लेकर के टीवी के सामने बैठ गए थे खाने के लिए। आंटी आपके हाथ में जादू है, मतलब आपके हाथ का कुछ भी खाओ उसका टेस्ट आउट ऑफ वर्ड होता है। ऐसा तो वो स्ट्रीट पाव भाजी वाला भी नहीं बनाता है जिसकी दुकान पर दुनिया जहां की भीड़ लगी होती है। मैं तो कहता हूं आप भी एक होटल खोल लो, एकदम मस्ती चलेगी और आप माला माल हो जाओगी, नकुल ने कहा। और फिर वो और स्वाधा किसी बात पर लड़ने लगे। नकुल की बात परिणीता के दिल को लग गई। वो कल से ही यही सोच रही थी कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है जो वो कर सके, लेकिन वो ये तो भूल ही गई थी कि वो ये कर सकती है। यही तो उसे सबसे अच्छे से आता है, यही तो उसका हथियार है। इसी हथियार का उपयोग करके वो खुद को साबित कर सकती है। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नज़र वहाँ लगे मनीष की फोटो पर गई तो उसे इल्म हुआ कि वो अपने दायरे से बाहर का सोच रही थी। ये सब करना मनीष को कभी पसंद नहीं आएगा और फिर भी ये सब करके वो घर की शांति भंग नहीं कर सकती है। ये उसका परिवार है, उसकी खुशी के लिए यही सही है। वो इस सब के बारे में ना सोचे। परिणीता ने खाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने खाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। थोड़े ही समय में उसने छोले, पूरी, पुलाव, 2 तरह की चटनी, श्रीखंड और गुलाब जामुन तैयार कर रखे थे। किचन से बाहर निकल करके हॉल और किचन के बीच की जगह में डाइनिंग टेबल लगा रखी थी, जिसे भी परिणीता ने पूरे मन से सजाया था। स्वाधा बाहर से बैडमिंटन खेल करके आई
तो डाइनिंग टेबल पर बीच में तांबे के बड़े से कटोरे में पानी के साथ गुलाब की पंखुड़ियां और उसके आसपास जल रही कैंडल को देख करके खुश हो गई। वाओ मम्मा, इट्स सो ब्यूटीफुल। वो यह सब देख करके काफी एक्साइटेड हो गई थी। जाओ जा करके कुछ अच्छा सा पहन लो, गेस्ट आने वाले हैं ना। परिणीता उसके गालों को चूमते हुए बोली। ओके मम्मा। वो पलटी और फिर कुछ सोचते हुए वापस परिणीता की ओर पलटते हुए बोली, मम्मा जब भी हमारे घर में कोई आने वाला होता है आप ये सब कुछ क्यों करती हैं? हमारा घर तो पहले से ही बहुत सुंदर है ना। स्वाधा के मासूम सवाल पर परिणीता मुस्कुरा दी और फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैंने शुरू से अपनी माँ को ये सब करते देखा है। एक दिन मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा तो जानती हो मेरी माँ ने मुझे क्या कहा था? स्वाधा परिणीता की बातें गौर से सुन रही थी, मानो वो कोई गूढ़ रहस्य बताने जा रही हो। उन्होंने कहा कि हमारे घर में आने वाले अतिथि हमारे ईश्वर समान होते हैं और उनका सम्मान ईश्वर के सम्मान के बराबर होता है। अब मैं भी ऐसा ही किया करूंगी। जब भी कोई हमारे घर आने वाला हो मैं आपकी काम में मदद करवाऊंगी। स्वाधा के जवाब ने परिणीता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था और उसे यकीन हो चला था कि जो संस्कार उसे उसकी माँ से मिले हैं वो उसे अपनी बच्ची तक पहुंचा रही है। परिणीता ऑरेंज का रेड ऑरेंज अनारकली सूट डाल करके कांच के सामने खड़ी हो करके हल्का मेकअप कर रही थी। अपने चेहरे पर मेकअप का टचअप देने के बाद वो खुद को आईने में देख रही थी कि मनीष की गाड़ी की आवाज सुनाई दी और उसके पीछे एक और गाड़ी आकर के रुकी। परिणीता स्वाधा को लेकर के बाहर पोर्च में चली गई। एक गाड़ी से मनीष अपना बैग हाथ में लिए बाहर निकला और दूसरी से मिस्टर जिंदल और मिसेज जिंदल बाहर निकले। मिस्टर जिंदल ने ब्लैक कलर की कोट पैंट पहना हुआ था और मिसेज जिंदल ने क्रीम कलर की प्योर सिल्क की साड़ी पहने हुई थी। मिस्टर जिंदल ने बाहर निकल करके मिसेज जिंदल के कंधे पर अपने हाथ रखे और फिर एक सुकून भरी स्माइल लिए उन्हें देखा और फिर वो दोनों परिणीता की ओर चल पड़े। मिसेज जिंदल जैसे ही परिणीता के पास आई, पता नहीं परिणीता को क्या हुआ, उसने दो पल मिसेज जिंदल को देखा और उनके गले लग गई। परिणीता के गले लगते ही मिसेज जिंदल और मिस्टर जिंदल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कैसी हो परिणीता? मिसेज जिंदल ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हो? आप बहुत सुंदर लग रही हो। परिणीता के चेहरे पर इस समय गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन तुम तो पूरी की पूरी चांद लग रही हो। और पता है क्या, इस चांद में तो दाग भी नहीं है। उन्होंने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, आप अंदर आइए ना। उसके ओंठ अब भी 180 डिग्री चौड़े थे और उसकी आत्मा जो सुकून इस समय महसूस कर रही थी उसकी चमक उसके चेहरे पर नजर आ रही। उन सभी ने जैसे ही घर के अंदर एंट्री ली वैसे ही मिसेज जिंदल ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, ये तुम हो? हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती और अपने परिणीता होने का सार्थक करती, ऐसे ही रहा करो। मिसेज जिंदल के शब्दों में इतनी आत्मीयता थी कि परिणीता की आंखों नीली हो चली और उसे उस पल में ये एहसास हुआ कि एक अरसा हो चला है उससे किसी ने प्यार जताया हो। एक समय था जब वो भी अपने माँ पापा की जान हुआ करती थी, लेकिन वो आज तक नहीं समझ पाई कि लड़की होना, एक स्त्री होना और एक परिणीता होना उनके स्नेह पर कैसे भारी पड़ गया। ऐसा नहीं था कि वो अब उससे प्यार नहीं जताते हैं, लेकिन अब उनका प्रेम कई तरह की परतें लिए होता था, जिसमें सबसे मोटी परत उसकी एक औरत होने की थी, जिसका वजूद ही घर गृहस्थी पर ही खत्म होता है। मनीष मिसेज जिंदल और परिणीता का अपना तो देख रहा था और उसे परिणीता को इस तरह से मिसेज जिंदल के करीब आने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन दोनों आकर के हाल में बैठ गए थे। चूंकि ये अप्रैल का महीना था तो 2 मिनट बाद परिणीता कच्चे आम का पना ले आई। तुम भी बैठो परिणीता, मिस्टर जिंदल ने कहा। मिस्टर जिंदल के कहने पर जैसे ही परिणीता बैठने लगी वैसे ही मनीष अपनी जगह से उठ गया और अपने लहजे में भरपूर आत्मीयता लाते हुए बोला, परी तुम 2 मिनट अंदर आना। स्वाधा जब तक आप अंकल आंटी से बातें करो। और फिर उन दोनों को देखते हुए बोला, सर मैम मैं चेंज करके आता हूँ, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। मनीष ने ये बातें भले ही बहुत नरमियत से बोली
बोली थी, लेकिन परिणीता का खिला चेहरा एकदम से बुझ गया था। मनीष अंदर गया और उसके पीछे पीछे परिणीता भी गई। क्या करती तुम बाहर? मनीष दरवाजा बंद करते हुए परिणीता से बोला। क्या? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब समझ आ रहा था कि तुम उस औरत से नजदीकियां बढ़ा रही थी। उसकी आवाज में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैं तो बस वेलकम, वो बस इतना ही बोल पाई थी और तभी मनीष ने उसके हाथ को मोड़ दिया और उसकी आंख में देख करके बोला, मैंने कहा था उससे दूर रहना, लेकिन प्यार से तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती है ना, तो ये लो। इतना कह करके मनीष ने अपने जूते पहने हुए पैर को परिणीता के पैर पर रख करके उसे दबा दिया। परिणीता की चीख निकली ही थी कि उसने अपने मुंह को हाथों से दबा लिया और आंसू की धारा उसकी आंखों से निकल गई और मनीष उसे बेड पर धकेलते हुए वॉशरूम में चला गया। वो सभी थोड़ी बातचीत के बाद डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। मिसेज जिंदल देख पा रही थी कि बेडरूम से आने के बाद परिणीता काफी चुप है और उसके चेहरे की रौनक भी कहीं गायब हो गई है। वहीं मनीष बहुत संतुष्ट नजर आ रहा था। मिसेज जिंदल पूरे घर को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी। वो देख पा रही थी कि परिणीता ने बहुत ही संजीदगी से घर को सजाया हुआ है। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई है। साथ ही हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीजें थी, जैसे बांधवार, टेबल पर लगी हुई छोटी छोटी कलरफुल कैंडल, मधुबनी पेंटिंग, दीपक से बने झूमर आदि। ये सब देख करके मिसेज जिंदल के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, मानो वो जो पता करने यहाँ आई थी वो कर लिया हो। वाह परिणीता, तुमने तो बहुत कुछ बना लिया है। मनीष मस्ट से यू गॉट ए टैलेंटेड वाइफ। घर को इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ है। यू आर डबल लकी मैन। मिसेज जिंदल ने खाने की प्लेट पर इतनी सारी डिशेज देख करके बोला, सॉरी सर, लेकिन इसमें भी क्या टैलेंट? आई मीन दिन भर घर में ही तो रहती है, करना ही क्या होता है। अब ये भी ना करेगी तो क्या करेगी? कोई पैसे तो कमा करके लाती नहीं है। अब ऐसा भी टैलेंट किस काम का जिसमें रुपया तो छोड़ो कौड़ी भी ना मिले। और एक औरत का तो काम ही है घर संवारना। सॉरी बट मुझे नहीं लगता है कि ये सब करना कोई रॉकेट साइंस है। मनीष का जो मिसेज जिंदल को ये फ्रस्ट्रेशन था वो उसने हंसते हंसते बाहर निकाल दिया था। मनीष के जवाब पर मिस्टर जिंदल ने मिसेज जिंदल को देखा और इस समय उनके चेहरे पर एक कठोरता थी जिससे साफ समझा जा सकता है कि उन्हें मनीष की बातें नागवार गुजरी थी। वो कुछ बोलना चाह भी रहे थे कि मिसेज जिंदल ने इशारे से चुप कर दिया। परिणीता, ये गुलाब जामुन घर पर बनाए हैं? मिसेज जिंदल ने बात पलट दी। जी मैम। अब वो बस चेहरे पर बिना कोई भाव रखे इतना ही बोल पा रही थी, यार इट्स सो टेस्टी, प्लीज इसकी रेसिपी मुझसे शेयर करना, मैं भी इसे बनाना चाहती हूँ। जी मैम, मैं बता दूंगी। उन चारों का खाना हो चुका था और वो एक बार फिर हाल में आकर के बैठ गए थे। अब मनीष चाहता था कि वो दोनों चले जाएं, लेकिन मनीष नहीं जानता था कि वो कुछ और ही प्लान करके आए हैं। परिणीता, अब एक कप कॉफी मिल जाए तो, मिसेज जिंदल ने कहा और साथ ही मिस्टर जिंदल को इशारा किया। मिसेज जिंदल का इशारा वो समझ गए और उन्होंने भी कुछ इशारा किया। जी मैं अभी बना करके लाती हूँ। परिणीता किचन में जाते हुए बोली, अरे रुको, अब इतना अच्छा खाना खाया है तो सूखी कॉफी से कुछ नहीं होगा, मनीष कुछ हार्ड हो जाए। मिस्टर जिंदल ने मनीष की ओर देखते हुए कहा। इस टाइम? हाँ भाई, अभी तो बस 9 ही बजे हैं। क्या अपनी बीबी से डर रहे हो? मिस्टर जिंदल जानते थे यह बात सुन करके मनीष तुरंत मान जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, चलिए। मनीष एक बार में ही खड़ा हो गया। मिस्टर जिंदल मनीष को लेकर के चले गए और अब परिणीता और मिसेज जिंदल ही हाल में थे, लेकिन परिणीता चुप बैठी थी। उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। इसे अंदर सुला दो, मिसेज जिंदल ने ही बात शुरू की। उन्होंने हाल में ही सो रही स्वाधा को बेडरूम में सुलाने को कहा। हाँ आप आइए। परिणीता ने इतना कहा और स्वाधा को उठा करके बेडरूम में लेकर के चली गई।
परिणीता ने स्वाधा को बिस्तर पर लेटाया और मिसेज जिंदल की तरफ देख करके बोली, आप बैठिए, मैं कॉफी बना करके लाती हूँ। मिसेज जिंदल परिणीता के बेडरूम को ध्यान से देख रही थी। उसे ये समझ आ रहा था कि परिणीता कला में धनी है, साथ में ही वो पाक कला में भी निपुण है और इतनी कि वो अपनी इस कला को व्यापारिक तौर पर आजमा सकती है। लीजिए मैम। परिणीता ने आकर के काफी दी तो मिसेज जिंदल के हाथ में एक फोटो देख वो स्तब्ध रह। ये तुम हो ना? ये फोटो परिणीता की शादी के पहले की फोटो थी, जिसमें वो क्राफ्ट टॉप और जीन्स पहने पोज दे रही थी। बीती रात मिसेज जिंदल की बातें सुन अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वो ना जाने कितनी देर उस फोटो को हाथ में लेकर के बैठी रही। हाँ, ये वो मैं अंदर रखना भूल गई थी। उसने झट से मिसेज जिंदल से वो फोटो ले ली और तुरंत ही अलमारी खोल करके लाकर में रख दी। तुम खुद को बहुत याद करती हो ना? मिसेज जिंदल ने उसकी आंखों में देखते हुए यह सवाल पूछा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने आत्मसम्मान को दस्तक दे दी हो। मतलब ये सब जो तुम जी रही हो, ये कब तक जीने वाली हो? कभी तो इसका अंत होगा ना, या कभी नहीं? आप ये सब क्यों कह रही हैं? उसने आखिरकार पूछ ही लिया, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो चल ही रहा था कि मिसेज जिंदल क्यों और क्या कहना चाह रही हैं। तुम मुझे किसी बहुत अपने की याद दिलाती हो जो तुम्हारी तरह ही प्यारी थी, लेकिन वो समाज के नियमों की भेंट चढ़ गई और मैं उसे नहीं बचा पाई, लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। इस समय मिसेज जिंदल की आवाज में आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों ही नजर आ रहा था। मैं ठीक हूँ, परिणीता बामुश्किल यह बोल पाई। मैं जानती हूँ तुम ठीक नहीं हो। तुम वो भी जीवन नहीं जी रही हो जिसे जीना एक इंसान का अधिकार है। मिसेज जिंदल रोष में यह कह गई, लेकिन फिर उन्हें लगा कि उन्हें गुस्से में नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, देखो परिणीता, तुम ये जो कर रही हो ना, उसमें जितनी उसकी गलती है उससे ज्यादा तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम उसे ये खुद के साथ करने दे रही हो। मिसेज जिंदल की बात सुन करके परिणीता उसे देखती रह गई, क्योंकि उसने इस तरह तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं जानती हूँ ये सब तो तुमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे से तो तुम वही सब कर रही हो जो तुम्हारे अपने द्वारा तुम्हें करने को कहा गया है। तुम्हारे हिसाब से तो तुम एक आदर्श बीबी होने का फर्ज निभा रही हो, लेकिन इन सब में तुम ये तो भूल ही गई कि किसी की पत्नी होने से पहले तुम एक इंसान हो, एक स्त्री हो, और इस नाते तुम्हारे खुद के लिए भी कुछ फर्ज हैं। तुम्हें सबसे बड़ी ड्यूटी खुद को खुश रखना है, खुद को प्यार करना है, और ये खुद से खुद की ड्यूटी हर दूसरी ड्यूटी से ज्यादा जरूरी है। मिसेज जिंदल की बातें परिणीता को समझ भी आ रही थी या नहीं, उसके चेहरे से बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस बिना कुछ बोले शून्य में ताक रही थी। क्या हुआ परिणीता, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मैम, कुछ समझ नहीं आता है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? खुद से प्यार करना क्या होता है मुझे नहीं पता है। मुझे तो हमेशा दूसरों के लिए करने और जीने के ही संस्कार मिले हैं। तो क्या दूसरों के लिए सोचना गलत है और खुद के लिए सोचना सही है? लेकिन हमेशा सबसे यही तो सुनते आए हैं कि खुद से पहले दूसरों को खुश रखो, खासकर पति, बच्चे और परिवार को। तो फिर जब मैं यही सब कर रही हूँ तो मैं गलत कैसे हुई? तो क्या जो मैंने सीखा उसमें कुछ गलत है, या फिर मैं ही गलत हूँ और मेरा होना ही गलत है? मुझे कुछ भी नहीं पता है और मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं तो बस जो अब तक सीखी हूँ वही करती आई हूँ। मैं कभी सीख ही नहीं पाई कि खुद से प्यार करना क्या होता है और खुद से प्यार कैसे करते हैं। परिणीता ने आज काफी समय बाद अपना मन किसी के सामने खोला था। वो तो अपनी बात रखना, अपने आप बयां करना जैसे भूल ही गई थी। तो ऐसे बादल के जैसे हो गई थी जो बस हवा के बहाव से इधर उधर उड़ते रहते हैं, मानो बरसना जानते ही नहीं हो। जब परिणीता ये सब बोल रही थी तो उसकी आंखों से आंसू अनवरत निकलते जा रहे थे। मिसेज जिंदल उसका दर्द महसूस कर पा रही थी और उन्होंने झटके से उसे गले लगा लिया और फिर
उस पर अपनी पकड़ कस ली। परिणीता को उनके गले लग ऐसा लगा जैसे वो अपनी माँ के गले लग रही हो। अरसे बाद उसे ममत्व का एहसास हुआ था और वो मिसेज जिंदल के गले लग अपनी मुट्ठी कसते हुए बिना आवाज किए रोने लगी। परिणीता मिसेज जिंदल के गले लगे हुए थी। कुछ देर तक परिणीता ऐसे ही गले लगी रही। ऐसे ही रोते रहने के बाद वो शिथिल पड़ गई और फिर झिझकते हुए मिसेज जिंदल से दूर हुई। परिणीता काफी के साथ पानी भी ले आई थी। मिसेज जिंदल ने पानी का गिलास उसकी ओर किया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए पानी पिया। आई एम सॉरी मैम, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, वो पानी के 2 घूंट लेते हुए बोली। किसी को अपनी बात रखने और जो वो है उसके लिए कभी सॉरी फील नहीं करनी चाहिए। परिणीता बस मिसेज जिंदल को देख करके यही सोच रही थी कि ये इतनी बड़ी बातें कितनी आसानी से बोल जाती हैं, मानो वो कोई बड़ी बात ना हो करके एक आम बात हो। मैं समझती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, सब समझती हूँ परिणीता, मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं समझती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमेशा से होते आया हो वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। पता है तुम्हें, अगर किसी झूठ और गलत बात को बार बार किसी के सामने कहते हैं ना तो वो बात सच जितना वजन लेने लगती है। हम औरतों को भी हमेशा से यही जताया जाता है और बताया जाता है कि पति और पत्नी के रिश्ते में पति का स्थान ऊंचा होता है, पति को परमेश्वर की उपाधि दी जाती है। ये समाज पति को महादेव जितना पूजनीय मानता है, लेकिन भूल जाता है कि अगर पति महादेव हैं तो पत्नी भी शक्ति का रूप है और शक्ति के बिना शिव शव है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, तभी तो महादेव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, क्योंकि शक्ति का उनके अंदर समाहित होना संसार को पति पत्नी का एक स्तर पर होना बताता है। हम हमारे आराध्य की पूजा करते हैं, लेकिन उनका होना हमारे जीवन में क्या सिखाता है इसका ध्यान ही नहीं रखते हैं। पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह होते हैं, जिनमें एक का भी ना होना गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ देता है। लेकिन मनीष ये सब नहीं मानते हैं। उनके लिए मैं कभी भी किसी भी तरह से उनकी बराबरी नहीं कर सकती। शायद मेरा होना सिर्फ घर के काम करने, उनके बच्ची पालने और उनकी शारीरिक भूख को खत्म करने भर तक के लिए है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। परिणीता जो मिसेज जिंदल की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और जब वो अपनी बात खत्म करके उसे देख रही थी तो वो बोली, क्योंकि तुम ऐसा होने दे रही हो इसलिए वो ये सब कर रहा है। तो क्या उनसे झगड़ा करूं, क्लेश करूं, मेरे इस घरौंदे को टूटने दूं जिसे मैंने इतने प्यार से समेटा हुआ है, और फिर मेरी बच्ची उसका क्या। कभी कभी अपनी बात फायरमली कहने से भी बात बन जाती है। लड़ना या क्लेश नहीं करना पड़ता है और उसके बाद भी सामने वाला बिना आपकी बात को समझे पल पल आपके आत्मसम्मान को रौंद दे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना ही न्याय संगत है। उसे क्लेश करना तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। और तुम जिस घरौंदे की बात कर रही हो जिसमें उसे समेटने वाला है, अपने वजूद को खोए रह रहा है, घरौंदा खुशियों से, अपनेपन से और आपसी साझेदारी से बनता है और इसमें दोनों की भागीदारी बराबरी की होती है। तुम खुद के वजूद को मार करके अपने घरौंदों में सीलन और सड़न जैसी घुटन भर रही हो, जिससे तुम कब तक जी पाओगी खुद तुम्हें ही नहीं पता। परिणीता बस चुप करके मिसेज जिंदल की बातें सुन रही थी। मिसेज जिंदल की बातें उसे अपने अंतर मन की आवाज मालूम पड़ रही थी, जिसे उसने अपने मन के उस कोने में दबा दिया जहां से वो भी उसे सुन ना सके। शायद आप सब कुछ सही कह रही हैं, लेकिन मनीष का नेचर ही ऐसा है, वो अपने आगे किसी की नहीं सोचता है। और अगर मैं अलग होने की सोचूं भी तो कैसे, मतलब मेरी बच्ची उसका क्या होगा, उसका भविष्य, मैं तो कुछ कमाती ही नहीं हूँ, उसे कैसे पालूंगी। परिणीता के मुंह से वो बात निकल ही गई जिसे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। तुम असली सोना हो परिणीता, तुम में इतना टैलेंट है कि अगर इसको निखार लो तो मनीष जैसे आदमी को तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे। मिसेज जिंदल की बात परिणीता की समझ से परे थे। ये सब आप क्या कह रही हैं? तुमने अपने घर
घर देखे हैं, तुमने इसे बनाया है कि तुम यहाँ हैंडीक्राफ्ट का एग्जीबिशन भी कर सकती हो। ऐसे सामानों की विदेशों में भारी कीमत होती है, बस यही कंटेंट की जरूरत है और अपना बनाए खाने को चखा है। अरे तुम्हारे हाथों के स्वाद के आगे तो बड़े बड़े शेफ भी फेल हैं। परिणीता तुम कोहिनूर हो, तुम अपनी कीमत पहचानोगी तभी दुनिया पहचान पाएगी। ये दुनिया उन लोगों के लिए बहुत खूबसूरत है जो कुछ करना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं। ये दुनिया तुम्हारे और तुम्हारे टैलेंट के साथ हाथ से हाथ मिलाने को खड़ी है, लेकिन शुरुआत तुम्हें करनी होगी, क्योंकि सही मायने में तुम्हारी मदद तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। परिणीता को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मनीष उसे हर समय आलसी और किसी काम की नहीं हो करके बोल करके संबोधित किया करता था, तो उसने भी खुद को वही मानना शुरू कर दिया था। उसने खुद को भी मनीष की नजर से देखना शुरू कर दिया था। और तुम स्वधा की चिंता मत करो, बिटियों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर अच्छी परवरिश और सही माहौल दिया जाए तो वो अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। तुम स्वधा को सोच करके खुद पर ज्यादतियां सहती रहोगी तो तुम उसे भी कल यही सहने के लिए तैयार कर रही हो, क्योंकि बच्चा जो बचपन में देखता है वो उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। तुम्हें अपनी बेटी को एक सुलझा हुआ भविष्य देना होगा। यदि एक खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन अगर वो मनीष को ऐसे ही देखेगी तो या तो वो सभी आदमियों में मनीष को देख आदमी जात से ही नफरत करेगी, या फिर वो भी तुम्हारी तरह ये मान करके जीने लगेगी कि औरत की नियति ही आदमियों का जूठन खाने की बनी हुई है। तुम्हें गलत को सहना बंद करना ही होगा, खुद के लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी। मिसेज जिंदल की बातें परिणीता को हथौड़े जैसे पड़ रही थी कि तो ये सब सोच कर रही थी कि घर की सुख शांति बनी रहेगी, साथ ही उसकी बच्ची को एक अच्छा भविष्य मिलेगा, लेकिन उसने तो ये सब तो सोचा ही नहीं था। अब ऐसा था कि उसके वजूद पर लगी धुंध हटने लगी थी, लेकिन फिर भी अभी भी एक मोटी परत बाकी थी जो कि नहीं टूटी थी, और उसके लिए अभी कुछ और होना शायद बाकी था। मिस्टर जिंदल मनीष को एक बार में ले आए थे। मनीष ऐसे तो ड्रिंक करता था, लेकिन मिस्टर जिंदल के सामने लेने में हिचक रहा था। उसे लग रहा था कि ज्यादा ओपन हो करके उसने मिस्टर जिंदल के सामने ड्रिंक ले ली तो वो दूसरे दिन कंपनी में उसकी बैंड ना बजा दे। क्या हुआ मनीष, ड्रिंक नहीं करते क्या? लो भाई, या ब्रांड दूसरी मंगवाएं? बेटर, मिस्टर जिंदल ने मनीष को ड्रिंक को बोलते हुए बेटर को आवाज लगा दी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेटर को मत बुलाइए। मनीष ने मना कर दिया तो मिस्टर जिंदल ने उनकी तरफ आ रहे बेटर को हाथ देते हुए रोक दिया। तो फिर लो भाई, तुम नहीं लोगे तो मैं कैसे लूंगा? सर आप लीजिए ना, मैं आपके सामने कैसे ऐसे ले सकता हूँ? अरे तो क्या हुआ, ले सकते हो। इट्स मैन थिंग्स, मैं कोई तुम्हारी बीबी थोड़ी ना हूँ जो मेरे सामने डर रहे हो। मिस्टर जिंदल की बात मान करके मनीष ने ड्रिंक ले ली और फिर उन दोनों ने हंसी मजाक करते हुए 2-3 पैग ले लिए। सर मैं बीबी से भी नहीं डरता, हम मर्द हैं सर, और मर्द का एक औरत पर कंट्रोल होना चाहिए। मनीष ड्रिंक के घूंट लेते हुए बोल रहा था। अब उस पर नशा बोलने लगा था। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि यही सही है। एक औरत वैसे भी करती ही क्या है जो हम उसको सर पर चढ़ा करके रखें। पैसा तो मर्द कमा करके लाता है। मैंने हमेशा से अपने पापा को अपनी माँ से ये कहते सुना है कि वो घर में रहती है, करती ही क्या है। वो बाहर कमाने जाते हैं, 17 तरह के टेंशन से गुजरते हैं। इसलिए माँ को उनकी सारी बात माननी चाहिए। और जब मैं कमाने लगा तो मुझे अपने पापा की सारी बातें 100% सही लग रही थी। मुझे भी यही लगा कि मैं तो दिन भर बाहर रह करके पैसे कमाने के लिए मेहनत करता हूँ और वो दिन भर घर में आराम करती है, तो मेरी इम्पोर्टेंस उससे ज्यादा होनी चाहिए ना, उसे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में हस्बैंड को भगवान का दर्जा दिया हुआ है और हमें पूजना उनका फर्ज होता है।
एक अच्छी औरत वही होती है जो अपने पति, बच्चे और गृहस्थी का ध्यान रखे। मेरी माँ हमेशा से कहती हैं कि एक लड़की को एक अच्छी गृहिणी बनने की ट्रेनिंग बचपन से ही दी जाती है। उसे बताया जाना चाहिए कि उसे कैसे बैठना उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ पर हंसना चाहिए, कहाँ पर चुप रहना चाहिए। अगर एक लड़की को शुरू से ही उसके लड़की होने का इल्म कराया जाए तो वो कभी भी अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाती है। मनीष नशे में बहुत कुछ बोल रहा था। मिस्टर जिंदल जैसे जैसे उसकी बात सुन रहे थे वैसे वैसे उनकी मुट्ठी कसती जा रही थी और जब उनसे सहन नहीं हुआ तो वे एकदम से उठ खड़े हुए और फिर बिना किसी भाव लिए बोले, चलो अब चलते हैं। क्या हुआ सर? मनीष उनके एकदम से उठने और फिर चलने को कहने से चौंक गया। उसने तो सोचा था कि मिस्टर जिंदल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। मैंने कहा चलो। जी सर। मनीष एकदम से सकपका गया था। मिस्टर जिंदल रास्ते भर कार ड्राइव करते रहे। उन्होंने एक बार भी मनीष से बात नहीं की। शायद वो अपने उपज रहे गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मनीष का घर आ चुका था। मिस्टर जिंदल ने मिसेज जिंदल को कॉल करके बाहर आने को कह दिया। वो अब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मनीष आधे नशे में था जो ज्यादा कुछ बोले बिना जाने लगा। तभी मिस्टर जिंदल ने उसे आवाज लगाई और बोले, मनीष रुको। यस सर। मनीष लड़खड़ाते हुए पलट करके बोला। मिस्टर जिंदल ने एक पल के लिए मनीष को घूरा और फिर एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। मनीष का नशा उतर चुका था और वो गुस्से में आंखें फाड़े मिस्टर जिंदल को घूर रहा। आंख किसको दिखा रहा है बे? आंख नीची कर और सुन मेरी बात। मिस्टर जिंदल ने मनीष के गाल थपथपाते हुए कहना शुरू किया, ये जो औरतें होती हैं ना, ये तेरे जैसे कुत्तों के बाप की जागीर नहीं होती हैं जो जब जैसे मन किया बोल लिया कर लिया। तेरी बीबी ना हो तो तू सुबह नहा भी ना पाए और ना कपड़े पहन पाए, क्योंकि ये वही होती हैं जो टंकी में पानी भरती हैं और कपड़े भी धोती हैं, तेरा घर संभालती हैं, तेरी औलाद को पालती हैं और तेरा हर काम मुंह पर बिना कोई सिकन लाए करती हैं। तू बीमार हो जाए तो तेरा ध्यान रखती हैं, तेरी खुशी के लिए भी वो खाती हैं जो उसे नहीं पसंद है। एक औरत आदमी के लिए क्या करती है इसको शब्दों में बता पाने की औकात मेरी नहीं है, लेकिन अगली बार तू मेरे सामने मुंह सोच समझ करके खोलना, नहीं तो इस बार सिर्फ ओंठ सूजा है। अगली बार ये सुअर जैसी शकल किसी को दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर जिंदल ने उसे छोड़ दिया और वो भी बिना कुछ बोले पैर पटकते हुए वहां से चला गया और तभी मिसेज जिंदल बाहर आ गई। मिसेज जिंदल की बातें परिणीता को सुकून दे गई थी। वो मनीष से बात करने का सोचने लगी थी। वो सोच ही रही थी कि वो मनीष से बात करके कैटरिंग का बिजनेस शुरू करे, फिर वो पैसे कमाएगी तो हो सकता है कि उसके और मनीष के रिश्ते में सुधार भी आ जाए। आप आ गए? मनीष जैसे ही अंदर आया तो परिणीता मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मनीष उसे साइड में करते हुए अंदर चला गया। मनीष का गुस्से में देख करके परिणीता चुप हो गई और उसके लिए दूध गर्म करने लगी। कुछ देर बाद वो दूध का गर्म गिलास लेकर के मनीष के पास आई। इस समय मनीष के दिमाग में मिस्टर जिंदल की कई बातें चल रही थी। इस समय उसे यही लग रहा था कि परिणीता के कारण मिस्टर जिंदल ने उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया है। मनीष ने गुस्से में परिणीता की उंगली गरम गरम दूध में डुबो दी। परिणीता की सिसकी निकल गई। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, ये उसने क्यों किया इसका कारण जानना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने दूध स्टैंड पर रखा और फिर अपनी उंगली को ठंडे पानी में रख करके उस पर बर्नौल लगाया और बिना कुछ कहे अपनी जगह पर आकर के सो गई। मनीष आज बुरी तरह बौखलाया हुआ था। उसे रह रह करके मिस्टर जिंदल की बातें याद आ रही थी। स्वधा परिणीता और मनीष के बीच में सोई हुई थी। मनीष अपनी जगह से उठा और परिणीता के पास जा पहुंचा और फिर रात के न जाने कितने बजे तक उसके शरीर को भेड़ियों की तरह नोचता रहा। मनीष का ये हमेशा का होता था। जब भी वो किसी बात पर गुस्सा होता या फिर कहीं पर उसकी नहीं चलती तो परिणीता को परेशान करके अपने मन की भड़ास निकाल लेता था। यहाँ भी वो कभी भी परिणीता की मर्जी नहीं पूछता था। उसके हिसाब से परिणीता के शरीर पर उसका एकाधिकार था। वो जानता था कि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार होता है, लेकिन फिर भी उसका समाज और उसके कुछ चार लोग
औरत पर पति का पूरा हक मानते हैं, इसलिए उसे कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज जो अपने बच्चे को दिखाते हैं उससे ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मनीष ने भी अपने घर जो देखा वो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा हो गया। मनीष सो चुका था, लेकिन परिणीता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कहाँ वो सोच रही थी कि मनीष से बात करेगी ताकि उसके जीवन स्तर में सुधार हो सके, लेकिन मनीष के ऐसा बर्ताव देख करके वो बोलना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, उसके इस बर्ताव का विरोध करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। वो चाह करके भी अपने लिए खड़ी नहीं हो पाई और अब वो खुद से आंखें नहीं मिला पा रही थी। खुद में बहुत बेबस महसूस कर रही थी कि मिसेज जिंदल ने उसे कितनी हिम्मत दी, लेकिन फिर भी वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। शायद भारतीय महिलाएं ऐसी ही होती हैं, उन्हें खुद के लिए कुछ करने, सोचने और बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। परिणीता से करवट लेना मुश्किल हो रहा था। वो सीधी लेटी थी, फिर भी उसे बहुत दर्द हो रहा था। ऐसे सीधे लेटे दीवार घूरते हुए सुबह के 5 बज चुके हैं और मंदिर की घंटी के साथ उसका अलार्म भी बज चुका था। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उठना तो था। वो धीरे से उठी, बॉक्स में से पेन किलर निकाल करके खाई और काम में लग गई। मनीष ऑफिस जा चुका था, स्वधा स्कूल जा चुकी थी, परिणीता बेमन से काम में लगी हुई थी। ऐसे ही दिन बीता। स्वधा स्कूल से आई और नकुल के बर्थडे पार्टी में चली गई। परिणीता कल के वाकये के बाद मन ही मन बहुत डरी हुई थी कि अगर मनीष को स्वधा का बर्थडे पार्टी में जाना पता लगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन वो स्वधा का मन नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे जाने दिया। परिणीता संध्या आरती करके हटी ही थी कि घड़ी शाम के 7 बजा रही थी। स्वधा अभी तक आई नहीं थी। ऐसे उसने 7 बजे तक आने का कह दिया था, लेकिन उसके नहीं आने के कारण परिणीता की नजरें घड़ी से हट ही नहीं रही थी कि मनीष उसके आने से पहले आ गया। तो वो इसी उधेड़-बुन में थी कि गेट खुलने की आवाज आई। वो तेज कदमों से बाहर आई। नकुल अपने पापा के साथ स्वधा को छोड़ने आया था। नकुल के पापा को साथ देख करके परिणीता ने अंदाजा लगा लिया कि स्वधा मनीष के डर के कारण उन्हें साथ लेकर के आई है। इस समय तक मनीष आया नहीं था तो परिणीता ने स्वधा को एक सांस छोड़ी, मानो अभी तक उसकी हलक में अटकी हुई थी। लेकिन फिर अगले ही पल सामने मनीष की गाड़ी दिखी। मनीष गाड़ी से बाहर आया। स्वधा और नकुल को साथ देख करके तो उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। नकुल के पापा के सामने मनीष कुछ नहीं बोला और स्वधा को अंदर आने दिया। नकुल और उसके पापा जा चुके थे। स्वधा मनीष से डरते हुए अंदर आई और अंदर जाने लगी तो मनीष ने आवाज लगा करके रोक लिया, रुको। स्वधा वहीं रुक गई और परिणीता डर के मारे कांपने लगी। कहाँ गई थी? मनीष ने उसके सामने आकर के पूछा। ओ नकुल की बर्थडे पार्टी में। स्वधा भी अब कांपने लगी थी। क्या जरूरत थी? तू इतनी बड़ी हो गई, अब पार्टी क्या करेगी? अपनी माँ जैसी तू भी आवारा बनती जा रही है। परिणीता ने इस तरह के शब्दों का उपयोग स्वधा को नागवार गुजरे थे तो उसने गुस्से में कहा, मेरी माँ ऐसी नहीं है, उनके बारे में ये सब मत बोलो। चटाक स्वधा का जवाब देना था कि मनीष ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। परिणीता का हाथ अपने मुंह पर चला गया और वह आंख से आंसू बह चले। मुंह चलाती है, बाप से मुंह चलाती है, ये सब कौन सिखाता है तुझे? ये भी यही सिखाती होगी। मनीष उसके बाल खींचते हुए बोला। स्वधा दर्द के मारे रोए जा रही थी। जी उसे छोड़ दीजिए, वो बच्ची है, मैंने ही कहा था जाने को। परिणीता बीच में बोली ताकि स्वधा को छोड़ दे, और हुआ भी यही। मनीष ने स्वधा को छोड़ दिया और परिणीता की चोटी पकड़ते हुए बोला, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि जैसी तू है वैसी अपनी बेटी को बनाएगी। तू अंदर चल, तुझे बताता हूँ। और वो उसे चोटी से घसीटते हुए अंदर ले गया। पापा मम्मा को छोड़ दीजिए, उनको लग जाएगी। स्वधा परिणीता को मनीष से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी और परिणीता का हाथ पकड़ करके उसे एक तरफ करने लगी, लेकिन तभी मनीष ने उसका हाथ परिणीता से दूर करते हुए धक्का दिया। स्वधा का सर सीढ़ियों से जा लगा और वह उसके सर के नीचे हिस्से में खून आने लगा। उसके हाथ पीछे गया तो वो अपने हाथ में खून दिखाते हुए बोली, मम्मा
और फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। स्वधा के सर से खून निकलते देख परिणीता की चीख निकली, स्वधा मेरी बच्ची, मुझे छोड़िए, उसे खून आ रहा है, नहीं जाएगी वो, पहले तू अंदर चल। मनीष उसे खींचते हुए ले जाने लगा। मनीष के इस जवाब की उसे कतई उम्मीद नहीं थी। वो पथराई आंखों से मनीष को देखती रही और फिर आंख में आग लिए मनीष की आंख में देखती हुई बोली, हाथ छोड़िए मेरा। लेकिन मनीष अपनी ही धुन में उसे घसीटते जा रहा था तो परिणीता ने उसका हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। आउच! वो अपना हाथ हिलाते हुए उससे दूर हुआ। परिणीता ने पहले स्वधा को अपनी गोद में उठाया और फिर वहां पर रखा एक डंडा उठाते हुए बोली, मेरे पीछे मत आइएगा, नहीं तो इसे चलाने के पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। मनीष परिणीता का ये रूप आंखें फाड़े देख रहा था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा था। परिणीता स्वधा को गोद में लिए उसकी आंख से ओझल हो गई और साग्ध हुए वहीं खड़ा रहा। ओ मनीष भाई साहब, प्लीज मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। स्वधा मेरी बच्ची। वो अपने हाथ को खून नकुल के पापा को दिखाते हुए बोली, क्या हुआ इसे? वो स्वधा का खून में देख चौंक उठे थे। अभी मैं कुछ ही देर पहले तो इसे छोड़ करके गया था, प्लीज ले चलिए, वो विनती करते हुए बोली। हाँ आइए चलिए, उन्होंने भी समय की नजाकत को समझते हुए बिना देर किए हुए बोला। परिणीता स्वधा की गोदी में लिए कार में बैठ गई। इस समय ना उसकी आंख में आंसू निकल रहे थे, ना वो डर रही थी। वो बस इस समय एक माँ थी जो अपनी बच्ची के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थी। परिणीता स्वधा को लेकर के हॉस्पिटल लेकर आ गई थी। डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया था। वो पूरी तरह बेहोश हो गई थी। डॉक्टर भी कुछ खास बता नहीं रहे थे। अब उसकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। वो बस अपने दोनों का हाथ टेबल पर रख करके मन ही मन महामृत्युंजय जाप कर रही थी। तभी उसकी नजर महादेव की मूर्ति पर गई जो रिसेप्शन के पास लगी हुई थी और उसके पैर स्वतः उस ओर बढ़ गए। हे प्रभु, ये क्या कर दिया आपने? मेरी गलती की सजा मेरी बच्ची को ही दे दी। हाँ, मुझे समझ आ गया है, मैं गलत थी कि जब उसने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था तो मैं चुप रही। मैं गलत थी कि जब उसने पहली बार मेरे आत्मसम्मान को कुचला तो मैं चुप रही। मैं गलत थी जब उसने पहली बार मेरी आत्मा को रौंदा तब मैं चुप रही। मैं गलत थी कि जब उसने मेरी पहली बार मेरे साथ बलात्कार किया तो मैं चुप रही। मैं हर उस जगह गलत थी जब उसने खुद में और मुझ में फर्क किया और मैं चुप रही। मुझे नहीं रहना चाहिए था। अगर मैं पहली बार में ही आवाज उठा लेती तो शायद उसकी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती और आज वो मेरी बच्ची को इस कदर चोटिल नहीं करता। आज मेरी बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार जितना वो है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी सय के कारण ही आज वो ये सब कर सका है। उसने मुझे कमजोर समझा क्योंकि मैंने उसके सामने खुद को कमजोर दिखाया। अगर मैं खुद के लिए बोल पाती तो आज स्वधा बीच में नहीं आती और उसे कुछ नहीं होता। मुझे बस एक मौका दे दीजिए महादेव। मैं अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए खुश हो करके जीना चाहती हूँ। मेरी बच्ची को ठीक कर दो प्रभु, मुझे एक मौका दे दो मेरे शिव, एक मौका। यह सब बोलते हुए परिणीता की आंखों में आंसू झरझर बहे जा रहे थे। परिणीता, यह मिसेज जिंदल हैं। परिणीता ने मिसेज जिंदल की आवाज पहचान ली तो वो तुरंत पलट करके उनके गले जा लगी और फूट फूट करके रोने लगी। परिणीता, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो और यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? मैम, वो स्वधा, यह कहते हुए उसने मिसेज जिंदल को पूरी बात बता दी। मिसेज जिंदल ने पूरी बात सुन करके एक लंबी सांस भरी और बुदबुदाई, आई विल नॉट स्पेयर हिम। स्वधा कैसी है अब? पता नहीं, अभी डॉक्टर उसे देख रहे हैं। आप यहाँ कैसे? मैं अपना रेगुलर चेकअप करवाने आई थी। तुम इधर आओ, बैठो और रोना बंद करो, वो एकदम ठीक हो जाएगी। मिसेज जिंदल ने उसे बैठाया और उसे पानी ला करके दिया। परिणीता को हॉस्पिटल आए 12 घंटे हो चले थे। सुबह के 8 बज रहे थे लेकिन मनीष का कोई अता पता नहीं था। मिसेज जिंदल ने मिस्टर जिंदल को वहां बुला लिया था। स्वधा का घाव गहरा था, उसे 11 स्टिचेस आए थे। डॉक्टर के हिसाब से वो अब खतरे से बाहर
बाहर थी। पेशेंट को होश आ गया है, आप उससे मिल सकती हैं। तकरीबन 8:30 बजे डॉक्टर ने आकर के कहा। परिणीता के चेहरे पर एकदम से सुकून आ गया और वो उठ करके उससे मिलने जाने लगी। तभी उसके कानों में मनीष की आवाज पड़ी, परिणीता। मनीष की आवाज सुन करके परिणीता के कदम रुक गए और उसकी आंख एक अलग ही आग उगलने लगी, मानो जो भी उसके सामने आएगा भस्म हो जाएगा। मैम, आप स्वधा के पास बैठिए, मैं अभी आती हूँ, उसने मिसेज जिंदल की आंखों में देखते हुए कहा। मिसेज जिंदल उसकी आंख में वो देख पा रही थी जो अब तक गायब था, इसलिए वो भी बिना कुछ बोले वहां से अंदर चली गई। कहिए, परिणीता अपना हाथ बांधे उसके पास आकर के खड़ी हो गई। ये क्या तरीका है बात करने का? मनीष उस पर गुर्राया। आप यहाँ क्यों आए हैं? परिणीता ने उसकी बात को सिरे से नकार दिया। मेरी बेटी यहाँ पर, जब धक्का दिया था तब ये ख्याल नहीं आया कि वो आपकी बेटी है। वो जरूरत से ज्यादा बोल रही थी, उसे चुप करना जरूरी था। अगर अभी चुप नहीं करवाता तो बाद में उसके पंख निकल आते। मनीष का यह बोलना हुआ और परिणीता के हाथ अपने आप उठ गए और उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। मनीष ने अपने गाल पर हाथ रखा और गुस्से में बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाएगी? आखिर औकात क्या है तेरी? मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाली तेरी औकात ही क्या है? तू उस औरत के कारण ही इतना उचक रही है ना, लेकिन ये मत भूल, आना तुझे उसी घर में है और मैं तब तुझे और तेरी बेटी को उसकी असली औकात दिखाऊंगा। मनीष उसका हाथ जोर से पकड़ करके बोला। मनीष की बात सुन करके परिणीता ने उसे घूर करके देखा और एक झटके से उससे अपने हाथ को छुड़ाया और उसे खुद से दूर कर दिया और फिर झूठी हंसी हंसते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ पर मेरी नहीं, हर औरत की औकात दिखाने आए हो, तो मैं तुम्हें आज हमारी औकात बताती हूँ। तो सुनो, हम धन्य धान्य को भरने वाली लक्ष्मी हैं। हमसे घर में बरकत होती है, हमसे घर में आने वाले धन में बरकत है। हम विद्या वाहिनी हैं, हमसे ही ज्ञानमय ये संसार है। हम संतान को जन्म देती हैं, कुल को आगे बढ़ाती हैं। हमसे ही संतुलित ये पृथ्वी और ये संसार है। हम अन्नपूर्णा हैं, हमसे ही खाने में स्वाद है। हम माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं और हमसे ही हर रिश्ता है, हर रिश्ते का मान है। हमारी चूड़ियों की खनक से खिलखिलाहट है, हर घर का आंगन है। हम ही हैं वो जो दो घर को तारती हैं और दोनों को ही अपना मानती हैं। हम लक्ष्मी हैं तो दुर्गा भी हम ही हैं। हम ही हैं वो जो हर युग में तुम जैसे महिषासुर को असली उसकी जगह पहुंचाती हैं। एक औरत माँ जितनी कोमल है तो काली जितनी क्रूर भी है। हम ही हैं जो घर को स्वर्ग बनाती हैं। तो मैं आज अपनी औकात तुम्हें बताती हूँ। मैं परिणीता एक स्त्री, एक नारी, आई एम पैराडाइज मेकर। समय परिणीता का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था, मानो वो परिणीता ना होकर के माँ काली का रूप हो जो इस महिषासुर का खात्मा करने आई हो। परिणीता की बातें सुन करके मनीष जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अच्छे डायलॉग थे। तो क्या उस औरत ने तुम्हें नौटंकी ज्वाइन करवा दी? मैं स्वधा को डिस्चार्ज ले रहा हूँ, जा करके गाड़ी में बैठो। आखिरी शब्द बोलते बोलते उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। तुम्हें ये सब नौटंकी लग रही है तो एक और देख लो। परिणीता ये मनीष को देखते हुए कहा और 100 नंबर डायल कर दिया। उधर से फोन उठा, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं परिणीता अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहती हूँ। उन्होंने 2 दिन पहले मेरे साथ बलात्कार किया और बीती शाम को मेरी बेटी को धक्का दिया जिससे उसे 11 टाँके आए हैं और अभी भी हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या आप पाटीदार हॉस्पिटल आ सकते हैं? उधर से कुछ आवाजें आई तो उसने जवाब दिया, जी थैंक यू। परिणीता ने फोन काट दिया। मनीष ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो है मेरे पास। अब तुम अपनी फिक्र करो। और हाँ, तुम कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पल रही हूँ, तो आज से ना वो मेरा घर है, ना तुम मेरे, और ना ही ये मेरा रिश्ता।
तलाक के पेपर मिल जाएंगे तुम्हें। अब तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, क्योंकि पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी। इसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था और वो पैर पटकते हुए वहां से चला गया और प्रणीता चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान लिए स्वधा की ओर बढ़ गई। 8 साल के बाद मम्मा मम्मा आपने मेल चेक किया? स्वधा जो कि 20 साल की हो चुकी थी चहकती हुई प्रणीता के पास आई, जो कि किचन में काम कर रही थी। अरे चीख क्यों रही है? ऐसा भी क्या है मेल में? बता दूं? वो पीछे से प्रणीता की ओर झांकते हुए बोली। बता, पक्का? परेशान मत कर। अरे हट, बहुत काम पड़ा है। प्रणीता ने उसे खुद से दूर किया तो उसने पास में रखे पेपर को फोल्ड किया और बोलने लगी। मैं स्वधा प्रणीता ये बताते हुए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि परिधा फूड चैन और परिधि हैंडीक्राफ्ट की ओनर प्रणीता को बेस्ट अवार्ड मिला है, जिसकी सेरेमनी इस संडे शाम को रखी गई है। स्वधा की बात सुन करके प्रणीता की आंखों में आंसू आ गए तो स्वधा ने आगे बढ़ करके उसे गले लगा लिया और रुंधे गले से बोली, आपने कर दिखाया मम्मा, आपने कर दिखाया, आपने खुद को वर्थ को प्रूफ कर दिखाया। उसकी बात पर प्रणीता ने अपने सर को ना में हिलाया और फिर बोली, मैंने नहीं, हमने कर दिखाया। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, आज भी कुछ नहीं हूँ। जो किया है हमने किया है और जो है वो हमारा है। प्रणीता और स्वधा के गले लग गई। ये उनकी 8 साल की मेहनत थी जो उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़ शुरू किया था और आज उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया था। आज प्रणीता प्रूव कर दी थी कि जो दूसरों की लाइफ को स्वर्ग बना सकती है वो खुद की लाइफ को भी स्वर्ग बना सकती है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।